स्टूडेंट, तो आज मैं आपको कार्यपत्र के 31 तिथि 21 सितंबर और विषय सामाजिक विज्ञान का टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मतलब यानी कि यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्था को वापस से लाने की एक मुहिम थी, या फिर कह लो एक तरह से क्रांति थी। तो हम पढ़ेंगे कि यूरोप में ऐसा क्या हुआ जिससे कि लोगों में ये जागृत हुए कि हमें भी हमारा देश लोकतांत्रिक चाहिए, एक स्वतंत्र देश चाहिए जहाँ पे हमें भी हर चीज़ को पाने की और हमें हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए। तो हम पहले पढ़ेंगे कि हुआ क्या था यहाँ पर, जो ऐसा उन्होंने लोगों में ऐसा बिहेवियर में चेंजेस हुए। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, क्योंकि जानते थे कि अगर लोग राष्ट्र की तरफ से रहेंगे तो हमेशा चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यूरोप कभी भी राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जाए। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि जो भी इस चीज़ के लिए खड़ा होगा हम उसको अपनी शक्ति द्वारा दबा देंगे। इसके पश्चात प्रशा एक व्यक्ति का नाम है जिसने इसका नेतृत्व किया कि हमें अपना राष्ट्र एकीकरण आंदोलन शुरू करना चाहिए, और उन्होंने इसमें अपना नेतृत्व दिया। हम एक जगह और जर्मनी का एकीकरण, जो यूरोप का एक हिस्सा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण 1866 से 1871 के बीच हुआ। इसके बीच एक आंदोलन हुआ जिसमें काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे कि पहला, इसका जो भी नेतृत्व था वो प्रशा कर रही थी, उसको एक करने का काम। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। ओटो वन बिस्मार्क उसके मंत्री जो थे, उन्होंने इसमें बेस्ट रोल किया। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। प्रशा क्योंकि युद्ध कर रहा था, इसलिए उन्होंने इनमें 3 देशों को जीता, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। केसर विलियम वहाँ के प्रथम नए सत्ता के साम्राज्य के राजा घोषित हुए, और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्राशिया का महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्यों में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि यूरोप में हमेशा से ही एक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर लोगों को अपने चीज़ों के बारे में अधिकार भी पता हो और अधिकार होने भी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे ऐसी कोई भी कानूनी रूढ़िवादी कोई भी समस्याएं ना हो जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और प्रशा का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा कि हमें जर्मनी को एक करना है। इसके बाद आता है इटली में 1859 से 1870 के बीच मुहिम चली, क्रांति चली, जिसके बीच इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी। पहला तो ये कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा, 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि हमें अपने राज्य या देश को फिर से एक करना है। 1830 से 1848 के बीच में क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे ऐसे बहुत शक्तिशाली लोगों का हाथ था, जिससे की वजह से ये विद्रोह असफल रहा। इसके बाद 1859 में फ्रांस में सार्डिनिया पिडमार्क ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिससे माध्यम से ऑस्ट्रिया बलों का हरा दिया है, जो इन चीज़ों के विरोध थे कि हमें अपना इटली एक नहीं करना है, उनको हराकर वो जीत गए। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इमैनुअल द्वितीय एक इंसान का नाम है जो वहाँ का राजा घोषित किया गया। अब हम पढ़ेंगे जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों के नाम। पहला है काउंट कैमिलो दे कावुर। उनका नाम ही कुछ डिफरेंट है, क्यों और किस वजह से। ये सार्डिनिया पिडमार्क का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वे स्वयं ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही जनता तो विश्वास रखने वाले थे कि हाँ ये काम करेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने
इटली को एक साथ जोड़े रखने के लिए इसमें का नेतृत्व किया। इसके साथ ही साथ फ्रांस के साथ की गई चतुर्थ संधि के पीछे काबुल का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव था। इनके हाथ की वजह से आज इटली जो है वो एक है। इसके अलावा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी नाम के एक और दूसरे व्यक्ति थे जो एक नियमित सेना का हिस्सा तो नहीं थे। उसने इटली के एकीकृत करने के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया, मतलब उन्होंने इसके लिए युद्ध भी किया खुद से। 1860 में वह इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली में सिसिली के राजा को इमैनुएल द्वितीय का सौंप दिया गया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हुआ। हमें पता है कि इटली का राजा सेकंड यानी कि सिसिली इमैनुएल द्वितीय बना था, तो वहाँ का जो सिसिली का जो राजा था उन्हें इमैनुएल द्वितीय को दे दिया गया। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने ये आंसर साइड ढूंढ लिए हैं। इटली के एकीकरण संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आप ये सारा लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एकीकरण के बाद जर्मन स्मार्ट कार्ड कौन बना, लिख सकते हैं केसर विलियम। जर्मन एकीकरण की विशेषताओं की व्याख्या करें। इसके नीचे आपको आंसर में 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद 1848 के बाद लोकतंत्र और राष्ट्र के साथ अपने जुड़ाव से दूर हो गया? तो इसका आंसर इस तरह से है।